हेलो गाइस, वेलकम टू योर सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो जैसे कि जो हम लोग ने हाइपरटेंशन और कार्डियक हार्ट फेलियर को बहुत अच्छे से देख लिया और आई होप आप लोगों ने अभी तक नोट्स से भी प्रिपेयर कर लिया होगा। तो आप लोग एग्जाम के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। तो बहुत अच्छा इस टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं एंजाइना पेक्टोरियल, जो कि मैं ऐसे पढ़ा दूँगी। हाँ, ऐसे पढ़ा दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंजाइना पेक्टोरियल। देखो यहाँ पर मैंने कुछ बनाया है, समझ आ रहा है क्या है? ऑक्सीजन। और वो इतना सैड है क्योंकि हमें कहते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो जीवन की बहुत अच्छी एक चीज़ है, यानी चीज़ मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा हमें लगता है ना। लेकिन वो ऑक्सीजन इसलिए परेशान है क्योंकि उसकी वजह से एक डिजीज़ हो रही है जिसे एंजाइना पेक्टोरिस कह रहे हैं, ठीक है, इतना याद रखना। तो ये देखो ऑक्सीजन बहुत ही परेशान है क्योंकि इसकी वजह से एक डिजीज़ हो रही है जो कि बहुत डेंजरस है, और वो क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस। इसी को इस्केमिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। इस्केमिक मतलब ब्लड जो हो रहा है उसकी कमी की वजह से डिजीज़ हो रही है, ठीक है। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ब्लड जो होगा वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन का मेन काम क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन करना। एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को कौन पहुंचाता है? मतलब ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही तो पहुंचता है, मतलब ब्लड लेके जाएगा। पर अगर ब्लड ही नहीं है बॉडी में तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बहुत परेशान है यहाँ। तो देखो क्या होता है मेनली, यहाँ मैंने ये भी लिखा, ऑक्सीजन डिमांड जो है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जा रही है। इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन हो रही है तो हमारा ये एंजाइना पेक्टोरिस होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, मान लो अगर कोई इंसान है, ठीक है, वो गरीब हो रहा है, यानी उसको बीमारी हो रही है। क्यों हो रहा है? या तो उसके खर्चे ज़्यादा हैं या तो वो कमा कम रहा है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक उसी तरह या तो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है या तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। तो आगे अब स्टार्ट करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। देखो एंजाइना पेक्टोरिस इज अप्लाई टू द वेरियस फॉर्म ऑफ द चेस्ट डिस्कम्फर्ट। मतलब चेस्ट मतलब आपका जो चेस्ट है वो क्या डिस्कम्फर्ट है ड्यू टू इनसफिशिएंट मायोकार्डियल ऑक्सीजन। मतलब जितना ऑक्सीजन उसको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। क्यों? या तो डिमांड ज़्यादा है या तो सप्लाई कम है, ठीक है। पेन सिंड्रोम होता है इस, या तो ये लिखना है तो ये कोई भी लिख सकते हो। ये जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है ये एक तरह का पेन सिंड्रोम होता है, बहुत ज़्यादा पेन कॉज करने वाला सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब क्या होता है? सिंड्रोम ग्रुप ऑफ डिजीज़ ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन डिमांड एंड ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मतलब जो हार्ट की मसल्स है, या तो वो अच्छे से ऑक्सीजन डिमांड उसका ज़्यादा है या तो सप्लाई कम है, या एक इन दोनों में इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है? एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ एंजाइना की। तो मेनली तीन तरह के होते हैं। एक है स्टेबल एंजाइना जिसे क्लासिकल एंजाइना भी कहते हैं, अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएंट प्रिजमेंटल एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना या फिर प्रिजमेंटल एंजाइना। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, मैं आप लोग को फिगर के साथ बता दूंगी। स्टेबल मतलब क्या होता है? जो स्टेबल हो, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म मतलब पहला होता है और मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है एंजाइना का। एंड कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइना विच सिम्टम्स आर बर्निंग हैवी फीलिंग ऑफ चेस्ट। मतलब आपको ऐसे लगेगा कि चेस्ट आपका बहुत ज़्यादा जल रहा है, मतलब कुछ ऐसा खा लिया ऐसा लगने लगेगा, लेकिन वो इसकी वजह से हो रहा है एंजाइना की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ढंग से ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है। बर्निंग और हैवी सा लगेगा, ठीक है। तो मेनली अकर ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस, जो आपके मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो मैं यहाँ पे भी कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। देखो एथेरो मतलब क्या होता है कि आप किसी भी प्लेटलेट्स का या फिर ब्लड क्लॉट का, मतलब ब्लड नहीं, किसी भी प्लेटलेट्स वगैरह का या फिर किसी भी आपके सेल का ही कोई पार्ट आकर के देखो ब्लड वेसल्स में इकट्ठा हो जा रहा है, ये दिख रहा है, इसी को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये किसकी वजह से? स्टेबल एंजाइना हो गया, ठीक है। वेरिएंट या फिर प्रिंचमेंटल एंजाइना, ये जो होता है पहले की बात की कि अनकॉमन फॉर्म होता है। दूसरा अकर होता है ड्यूरिंग द स्लीप, मतलब जो आप रेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपका ये देखने को मिलता है। मेनली अकर ड्यू टू द कोरोनरी स्पाज्म। तो कोरोनरी स्पाज्म और एथेरोस्क्लेरोसिस में आपका जो बॉडी का पार्ट है वो कुछ आगे इकट्ठा हो जा रहा है। जैसे नॉर्मल बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि मान लो कुछ भी है, ठीक है, मान लो आपका ब्लड अच्छे से फ्लो कर रहा है लेकिन कुछ आ गया वहाँ पे, तो कुछ आ गया मतलब सेल का ही कोई पार्ट या फिर सेल ब्रेक हुई है, कुछ भी आकर के इकट्ठा हो रहा है उस जगह पे, तो वो होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। अब कोरोनरी स्पाज्म का मतलब क्या हो रहा है? स्पाज्म मतलब होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन होना। देखो नॉर्मल ब्लड वेसल्स हमारी होती हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये आकर के कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, इनकी और इनके बीच में गैप कम हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो गया किसी वजह से। मान लो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंडोथेलिन की वजह से या फिर एंजियोटेंसिन की वजह से, किसी भी वजह से कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल अच्छा खासा हमारा ब्लड वेसल्स था उसमें, उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यानी वो बहुत पास पास आ गई है। इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है? ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, ये ज़्यादा होने लगेगी, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा? वेरिएंट एंजाइना। नेक्स्ट हमारा है अनस्टेबल एंजाइना। तो अभी स्टेबल में आप लोगों ने पढ़ा एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। जो अनस्टेबल एंजाइना होता है वो ब्लड क्लॉट, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस तो है ही, उसके साथ क्या हो गया? ब्लड क्लॉट भी देखो आ गया है,
ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस विद ब्लड क्लॉट, मतलब ब्लड का क्लॉट जो ग्रीन कलर दिख रहा है वो ब्लड क्लॉट है मानिए, ठीक है। तो उसकी वजह से भी हमारा क्या हो रहा है, अनस्टेबल एंजाइना हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं अनस्टेबल एंजाइना की रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी। तो देखो रिस्क फैक्टर में दो तरह के हैं, एक हमारा मॉडिफेबल, एक होता है नॉन मॉडिफेबल, यानी हम इसको चेंज कर सकते हैं पर हमारी इसको चेंज नहीं कर सकते कभी भी। तो ये है तो डिजीज़ हो ही रही है, ठीक है। तो स्टार्ट कोशिश करिए पहले से ही कुछ ना हो। मॉडिफेबल जैसे हम लोग टोबैको, मतलब जो तंबाकू खाते हो उनको छुड़ा सकते हैं तंबाकू बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके, तो हमारा एंजाइना होने के चांसेस कम हो जाएंगे। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खा रहा है वो इंसान, ठीक है, तेल भुना तला ये सब, तो उसको कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर उसकी कमी है एक्सरसाइज की तो एक्सरसाइज करा सकते हैं। ओबेसिटी जैसे बहुत सारी, कोई मोटापा है ठीक बहुत ज़्यादा, तो उसको ठीक करके और स्ट्रेस को ठीक करके। लेकिन नॉन मॉडिफेबल भी कुछ होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी एंजाइना को कॉज ही करते हैं, ठीक है। तो नॉन मॉडिफेबल में जैसे फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, अगर कोई इंसान है उसको मतलब उसकी फैमिली में ही है कि हाँ इनके यहाँ है हार्ट डिजीज़, तो वो होनी है। डायबिटीज़ को नहीं ठीक किया जा सकता जल्दी। ओल्डर एज, अगर कोई पेशेंट ओल्ड है तो उसको एंजाइना होता है, और हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें एक चीज़ बताती हूँ, साइन एंड सिम्टम्स, फिर पैथोफिजियोलॉजी पे जाऊँगी। देखो अगर आप किसी देखोगे किसी भी पेशेंट को, तो सबसे पहले जो आपको उनका जो आर्म होगा, यानी जो भुजा होती है हाथ की साइड, वहाँ पे से लेके शोल्डर में इतना ज़्यादा पेन होगा कि अगर वो पेन स्टार्ट हो गया तो आप लोग को पता कर लेना है कि उसको क्या हो गया है, एंजाइना हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पेन ऑफ आर्म, शोल्डर एंड जॉ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और जॉइंट फीलिंग, मतलब पेन फीलिंग बहुत अजीब सा उसको लगेगा। तो मेनली लेकिन आपको याद रखना ये वाला कि पेन इन आर्म, शोल्डर एंड जॉ, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी तो बहुत ही मतलब मैंने अच्छे से बताई है। क्या बताया था, इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड, मेन तो यही है। अब देखो थ्रोम्बस या प्लेटलेट्स, थ्रोम्बस मतलब क्या होता है, ब्लड क्लॉट, समझ आया, ब्लड क्लॉट मतलब कोई भी ब्लड क्लॉट या प्लेटलेट्स वगैरह है। अब ये आकर के क्या करेगा, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ये आकर के आपके ब्लड वेसल्स में इकट्ठा होने लगेगा। कहाँ बताऊँ, ये देखिए यहाँ, ठीक है, मान लो ब्लड वेसल्स है, अब कोई थ्रोम्बस या फिर कोई भी क्लॉट आके आपके ब्लड वेसल्स में इकट्ठा होने लगा। अब इसकी वजह से हमारा क्या, ब्लड सप्लाई जो हो रही थी वो क्या हो जाएगी, नहीं हो पाएगी अच्छे से ना, इनएडिक्वेट मतलब ख़राब होने लगेगी, जिसको इस्कीमिया कहते हैं। अब इस्कीमिया हो गया तो ऑक्सीजन जो होगा वो भी अच्छे से नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमारा जो ब्लड का काम क्या होता है, मिली ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पर लेके जाना। तो अब इस्कीमिया होगा क्योंकि हमारा थ्रोम्बस प्लेटलेट्स आगे इकट्ठा हो गया ब्लड वेसल्स में, तो हमारा ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाया, इसको इस्कीमिया कहते हैं। अब इस्कीमिया हो गया तो ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं हो पाएगी, जिसको हाइपोक्सिया कहते हैं। अब जब हाइपोक्सिया हो गया, अब जब बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं है तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, मतलब अब ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनारोबिक रिस्पायरेशन होगी, यानी एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, और एनारोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होती है। तो अब एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा, ठीक है। अब एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या होगा, पहले तो हमें पता है कि एनारोबिक रिस्पिरेशन का मेन प्रोडक्ट क्या होता है, लैक्टिक एसिड, ये मैंने बायोकेमिस्ट्री में भी बताया था। तो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, ठीक है। दूसरा डिक्रीज हो जाएगी मायोकार्डियल फंक्शन, क्योंकि जो हमारा मायोकार्डियल मतलब जो हार्ट की मसल है वो ढंग से काम नहीं करेंगी। अब जब काम नहीं करेंगी तो मतलब क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन, जिसे क्या कहते हैं, आइनोट्रोपिक और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मतलब हार्ट रेट बढ़ जाएगा और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इतना समझ आया, यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब घट गया, यहाँ पे सप्लाई नहीं हो पा रही ऑक्सीजन की, यहाँ ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। तो इन दोनों की वजह से हमारा मेनली क्या हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस। एक बार फिर से बताऊँ, नॉर्मल देखो कुछ नहीं पढ़ना है, देखो मैंने बता दें, ये देखो ये वाला याद रखो, इसका ईजी बताऊँगी ना, तुम लोग को तुरंत याद हो जाएगा। देखो ये ब्लड वेसल्स है, जल्दी जल्दी देखो, ये ब्लड वेसल्स है। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, थ्रोम्बस या प्लेटलेट्स आके इकट्ठा हो गया, तो जो मज़े से हमारा इतना फ्लो हो रहा था ब्लड का, अब वो ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है, बहुत दिक्कत करेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, यानी ब्लड फ्लो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन भी कम हो गया। अब ऑक्सीजन कम हो गया तो हमारा जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता था, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो अब क्या होगा, एनएरोबिक होगा। अब अगर एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो हमारा लैक्टिक एसिड जो होगा बहुत ज़्यादा बनने लगेगा बॉडी में, तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होने लगेगा, और साथ साथ में क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल फंक्शन जो होगा वो लॉस हो जाएगा, यानी मायोकार्डियल जो है, यानी जो हार्ट की मसल है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। अब इसकी वजह से मेनली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा और हार्ट रेट बढ़ जाएगी, दिख रहा है आप लोग को, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, और हार्ट रेट वगैरह बढ़ जाने की वजह से ऑक्सीजन की जो डिमांड होगी वो भी बढ़ जाएगी। देखो मुझे याद हो गया, ठीक है।
तो आप लोग को एंजाइना पेक्टोरिस में इतना लिख करके आना है अच्छे से। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन पूछेगा। और एक इंपॉर्टेंट नोट लिख करके आना है ऐसे कि जो नाइट्रेट्स होती हैं वो मेनली करते हैं यूज़ की जाती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस। अच्छा, नाइट्रेट का अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग को थोड़ा सा जान लो, क्योंकि इकोलॉजी में आप लोग को मेन पढ़ना है ये सब नेक्स्ट सेमेस्टर में। पर एक बार के लिए जान लो, जो नाइट्रेट्स होता है ये क्या करता है, वैसो डायलेशन करता है बहुत ज़्यादा। तो जब कोई चीज़ डायलेट हो जाएगी तो ब्लड फ्लो नॉर्मल होने लगेगा उसका, ठीक है। तो ऑक्सीजन की डिमांड भी घट जाएगी और सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो नॉर्मली आपका जो एंजाइना पेक्टोरिस है उसमें सबसे अच्छी ड्रग कौन सी होती है, नाइट्रेट्स। तो आज के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़िए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये भी बताइए कि देखो धीरे धीरे क्या होगा ना, जब लोगों को अच्छी लगेंगी चीज़ें तो वो खुद ही होंगी। लेकिन जब तक आप लोग जो देख रहे हो, अगर एक भी कोई देख रहा है और अगर किसी एक ने भी किसी एक को भी शेयर किया तो मेरे लिए उतना ही बहुत होता है, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं जल्दी इसको अपलोड कर दूँगी सारी चीज़ें अपनी वहाँ पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।